मुझे लगता है एक बहुत हाई टाइम है ये समझने का कि क्यों सूर्य कुमार यादव को एक्सक्लूड किया गया T20 आई स्क्वाड से, और कितना सही है कितना गलत है, दोनों साइड के आर्ग्यूमेंट क्या हैं, और किस तरीके से उनकी कैप्टनसी का बहुत बड़ा फैक्टर था। हम जो 2 वर्ल्ड कप जीते हैं, जो 1 वर्ल्ड कप जीते हैं और एक एज अ प्लेयर में, हम दोनों तरफ से व्यूज़ को प्रेजेंट करेंगे, बिल्कुल बैलेंस्ड, बिना किसी तरीके का लाग लपेट किए। कोशिश करेंगे इसको एंड तक समझने का कि क्या कितना गलत और सही है। बहुत सारे लोग इस पे पैशनेट लेवल पे बात भी कर रहे हैं, चाहे एक्स क्रिकेटर्स हो गए, चाहे आर्टिकल्स हो गए, बहुत सारी बातें ऑलरेडी की गई हैं। अपने लेवल पे समझते हैं कि किस तरीके की बात है और कहाँ से किसके आर्ग्यूमेंट्स में ज़्यादा दम है। तो पहले समझते हैं कि सूर्य कुमार यादव का करियर क्या था। मुंबई बैकग्राउंड से आते हैं, T20 क्रिकेट में एक 360 फॉर्मेट प्लेयर का नाम उनको मिला है आफ्टर ए बी डिविलियर्स। इंडिया के लिए उन्होंने T20 आईज़ में कम से कम 110 मैचेस खेले हैं, जिसमें से कम 3200 से 3300 रन है, 36 या 37 की एवरेज है, लगभग 40 के आसपास की, और स्ट्राइक रेट भी 160 प्लस का है। 4 सेंचुरीज़ हैं, 25 से ज़्यादा 50s हैं। कैप्टनसी में भी उनके लीड में इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप 2026 जीता, जो बहुत बड़ी बात है। और ये मानते हैं कि जैसी भी बैटिंग चल रही हो सूर्य कुमार यादव की, पर सूर्य कुमार यादव एज अ पर्सन जो इन्वायरमेंट बना के टीम में रखे थे वो काफ़ी अच्छा था, और जो उस पर्सनालिटी को सूट भी करता था कि एक ऐसा इंसान जो टीम में आके चीज़ों को बैलेंस कर पाए। चाहे उनकी बैटिंग जैसी भी जा रही हो, पर टीम को मैनेज करना, टीम के एक खिलाड़ी से जाके पर्सनली बात करना हुआ, किसको कैसे फ़िट करना है, कहाँ पे कैसे फ़िट करना है, वो लीडरशिप रोल का जो रोल था उन्होंने बहुत अच्छा निभाया है। एक बहुमूल्य रोल था उनका गौतम गंभीर के साथ, मुझे लगता है कि, और उसको जिस तरह से अंत के तौर पे निकाला गया है वो एक चर्चा का विषय हमेशा रहेगा। पर IPL में मुझे लगता है एक बहुत बड़ा डेंट पड़ गया था। हमें ये भी बात समझनी होगी कि IPL जो बाकी प्लेयर्स या जो अनकैप्ड प्लेयर्स के लिए जिस तरीके का फॉर्मेट है, वो बाकी उन खिलाड़ियों के लिए नहीं होता है जैसे हम देखते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि जो इंडियन प्लेयर्स जो अभी जस्ट एक बड़े स्टेंट से आए हैं वापस T20 वर्ल्ड कप से, उनके लिए बहुत ज़रूरी बात या बड़ी बात नहीं है कि वो जाके अपने आप को ऐसे प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं कि IPL में ही उनको अपना लोहा लपेटना हो। एग्जॉशन होता है बहुत सारे लेवल पे, आप चैनलाइज करते हो अपनी एनर्जी को एक फॉर्मेट में, और उसके बाद नहीं परफॉर्म होना, ये IPL में मुझे लगता है पर्सनली कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी जाता है इस चीज़ को समझने में, इस चीज़ को जानने में कि किस तरीके की एग्जॉशन से एक प्लेयर गुजरते हैं। लेकिन रिसेंट टाइम्स में उनकी प्रॉब्लम शुरू हुई, मुझे लगता है IPL 2026 में, जो उनकी सिर्फ 270 रन आए 13 मैच में, एवरेज भी लगभग 20 से 27 के आसपास रहा, स्ट्राइक रेट भी ठीक ठाक था, लेकिन कंसिस्टेंसी कभी रही नहीं। अब आते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, जहाँ से मुझे लगता है कि मेन बात शुरू हुई थी। इंटरनेशनल में भी लास्ट 1-2 साल से फॉर्म डिप कर रही थी। वर्ल्ड कप जीतने के बावजूद भी ओवरऑल जो रीसेंट परफॉर्मेंसेस ने सेलेक्टर्स को सोचने पर मजबूर कर दिया मुझे लगता है। अब मुझे लगता है सेलेक्टर्स ने बहुत टफ कॉल लिया है, कैप्टनसी श्रेयस अय्यर को और स्काई को स्क्वाड से बाहर कर दिया है। वैभव सूर्यवंशी को चांस दिया गया है। मुझे लगता है सूर्य कुमार यादव के साथ एक बहुत बड़ा फैक्टर उनका एज है, क्योंकि जो इस सितंबर में 36 के हो जाएंगे, वो उस लीग ऑफ क्रिकेटर्स में आते हैं जहाँ पे ही सिमिलर टू विराट कोहली, ही सिमिलर ऑफ एज टू विराट कोहली एंड अदर। तो एक बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट ये भी बन चुका है ऑलरेडी। मुझे लगता है कि इस उम्र में आके उस जैसे खिलाड़ी को, जिस तरह की प्रतिभा है उस इंसान में, बहुत जल्दी डिसीजन ले लिया गया। अश्विन ने बहुत अच्छी बात कही कि जिस कैप्टन को हम बना भी रहे हैं, क्या हम वो ऑलरेडी टीम में था पहले, तो बेहतर ये होता कि हम कुछ समय के लिए सूर्य कुमार यादव को कंटिन्यू करते एज अ कैप्टन, देखते कि उनकी परफॉर्मेंसेस कैसे आ रही हैं, बिकॉज ही हैज़ थ्राइव्ड एज अ परफॉर्मर। और फिर हो सकता कि अगर हमें आगे बढ़ने के बारे में सोचना था तो हम कैप्टनसी चेंज कर सकते थे। बहरहाल ऐसा कुछ नहीं हुआ, उनको टीम से ड्रॉप कर दिया गया है, और अब स्थिति ये है कि शायद वो एज अ प्लेयर भी नहीं खेल पाएंगे वापस। मुझे लगता है एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि उनको लाना चाहिए था। मैंने अभी उनकी इंस्टाग्राम स्टोरी भी देखी, जहाँ उन्होंने वैभव सूर्यवंशी को बहुत बहुत बधाई भी दी टीम में आने के लिए, और जो स्क्वाड सेलेक्ट हुई है उसको पूरी शुभकामनाएं भी दी। बहुत अलग तरीके का खिलाड़ी है सूर्य कुमार यादव, बहुत अलग तरीके का इंसान है सूर्य कुमार यादव। वैसे खिलाड़ी, वैसे लोग
इंडियन टीम में मुझे नहीं याद है कि लास्ट कैसे बने थे। शिखर धवन मुझे कुछ हद तक ऐसे याद आते हैं, जो अपने एक्सक्लूजन में भी जो चीज़ सामने है उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना, बहुत ग्रेशियसली प्रेजेंट करना, ये सब खिलाड़ियों के अंदर नहीं हो पाती है। और इसमें कोई बुरी या अच्छी बात नहीं है कि हर खिलाड़ी अपनी परफॉर्मेंस पे अपने लिए बहुत मेहनत करता है। एक खिलाड़ी का जीवन जाता है किसी जगह 11 में खेलने के लिए, और जब टफ़ कॉल्स किए जाते हैं, उसको बाहर किया जाता है, तो ऑफ़कोर्स वो पूरा हक रखता है अपने आप को बुरा फ़ील करने में और सैड फ़ील करने में। पर सूर्य कुमार यादव वो खिलाड़ी हैं जो अपने आप को हमेशा ऊपर नहीं रखते हैं, अपने खिलाड़ियों को, अपने टीम को आगे रखने का मादा रखता है वो इंसान। मन से बहुत मजबूत लगते हैं वो सूर्य कुमार यादव। तो मुझे बहुत पसंद है ऐसे कैरेक्टर्स जो फील्ड पे भी अपने आप को ऐसे प्रेजेंट कर पाएँ, जो सिचुएशन को, अपने आसपास की चीज़ों को अपने मन पे, अपने चिंतन में हावी ना होने दें, और जो चीज़ जैसे है उसको वैसे ही प्रेजेंट करें। और मुझे लगता है कि अगर मेहनत करें और वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर्म दिखा दें, तो क्या पता वैसे खिलाड़ी की इंडियन टीम में बहुत ज़रूरत है, जो टीम में एक स्ट्रॉन्ग हेड ना हो, बल्कि हर चीज़ को मैनेज करना जानता हो। श्रेयस अय्यर को बधाई। श्रेयस अय्यर मेरे लिए हमेशा से रजत पाटीदार से ऊपर कप्तानी में आते, मैंने पहली बार बोली थी, क्योंकि रजत पाटीदार को जो बैकिंग है वो श्रेयस अय्यर को वैसी बैकिंग नहीं है। एक अच्छा बैकिंग रिकी पॉन्टिंग के साथ है उनका, पर एज अ सपोर्ट स्टाफ उनके पास जो टीम हैंडल करने की प्रतिभा है, वो अकेले जो टीम फील्ड पे वो दिखते हैं जितना, वो रजत पाटीदार के केस में नहीं रहता। रजत पाटीदार के केस में बहुत सारी चीज़ें और इन्वॉल्व होती है, जो टीम के डिसीजंस को सेलेक्ट करती है या देखती है। श्रेयस अय्यर को कप्तानी मिली है, बहुत अच्छा डिसीजन है ये। अब पहले साइड जो कहता है कि जो सबसे बड़ा पॉइंट भी है, वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन, सिर्फ तीन महीने में पहला ट्रॉफी जीता, लीडरशिप अच्छी थी, बोल्ड डिसीजंस किए, टीम को मोटिवेट किया। ऐसा प्लेयर को इतनी जल्दी हटाना डीमोटिवेटिंग भी हो सकता है पूरे स्क्वाड के लिए। मुझे लगता है कि अगर आप एक बहुत गलत टोनेशन सेट कर रहे हैं टीम में, क्रिकेट में हमेशा मुझे लगता है फॉर्म टेम्परेरी होती है किसी भी लेवल पे, पर क्लास जो किसी इंसान का होता है वो परमानेंट होता है। दूसरा जो है पास्ट लेगेसी और एक्सपीरियंस जो है सूर्य कुमार यादव का, जो उनके चाहने वाले हैं, वो ये कहते हैं कि टी20 में उनका रिकॉर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। नंबर 3, नंबर 4 पे और ओपनर की तरह खेला है, हर पोजीशन पे परफॉर्म किया है, फील्डिंग में भी टॉप क्लास है, लीडरशिप एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया है। मतलब इस बात के लिए जाने जाते हैं सूर्य कुमार यादव की अपने पर्सनल जो गोल्स हैं उसको नहीं भी फुलफ़िल करना जाने पे वो इस चीज़ से भारी नहीं हो रहे थे कि टीम को कैसे मैनेज करना है, उसको एक अलग तरीके से ही देख रहे थे। यंग टीम में उनका जो गाइडेंस है वो हमेशा से अच्छा रहा है, ये सारे खिलाड़ियों ने बारी बारी आके बोला है। स्पेशली मुझे लगता है कि अब ही उनकी ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि नेक्स्ट साइकिल जो है ओलंपिक 2028 का और अगला जो T20 वर्ल्ड कप है, मुझे लगता है उनका बहुत बड़ा रोल हो सकता था। तीसरा मुझे लगता है प्रेशर और एक्सपेक्टेशन का, कैप्टनसी का जो एक्स्ट्रा बर्डन होता है बैटिंग पे, फॉर्म जो है वो स्लम्प में कैप्टनसी छोड़ने के बाद भी ड्रॉप करना हार्श लगता है। बट बहुत से फैंस और एनालिस्ट कहते हैं कि 1-2 सीरीज़ और चांस मिलना चाहिए था। मुझे भी लगता है इंडियन क्रिकेट में सीनियर्स को रिस्पेक्ट मिलना चाहिए किसी भी स्तर पे, जो इस लेवल का रैंडमली आके कहीं से उन्होंने 2 वर्ल्ड कप टीम को जिता दिया, और जिस तरीके का फॉर्म और क्लास वो लेके आए हैं वर्ल्ड क्रिकेट में। मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, ये जितनी बात होती है 200 स्ट्राइक रेट की, हिटिंग करने की, मिडिल ऑर्डर्स में अटैक करने की, ये सारी बात शुरू ही सूर्य कुमार यादव से हुई थी। हमने लाया ही उस खिलाड़ी को इस मकसद से था कि वो खिलाड़ी हमेशा 200 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करता था, ऑल राउंड बैटिंग कर सकता था, किसी भी बॉलर को किसी भी लेवल पे टारगेट करता था, मिडिल ओवर्स को चैनलाइज करता था। और जो अभी रिसेंटली बात विक्रांत गुप्ता से भी आई है कि हार्दिक पांड्या ने कहा था कि यार आप शुरू में जो टुक करके खेलते हो, मिडिल खेल जाते हो, और आप एक्सपेक्ट करते हो कि जो बाद के बैट्समैन हैं वो आके एंड में धूम धड़ाका कर दें। उस बात को सबसे पहले किसी ने बदला और उसको एक नई सोच दी, तो वो सूर्य कुमार यादव थे। उन्होंने पूरी तरीके से प्रॉब्लम को समझा और सिचुएशन को हैंडल करने की जो उनकी एबिलिटी थी मिडिल ओवर्स में, वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। और इस वजह से उनको जो पूरा कल्चर बदला उन्होंने, वो एक देखने लायक था। मतलब लोग बहुत सारी बातें करेंगे, पर जो उस इंसान ने टेबल पे ला के रख दिया था लोगों के लिए अगले 1-2 साल में, 2020 के साइकिल के बाद, वो सबसे बड़ा योगदान था एज अ खिलाड़ी उनका। और 2022 के बाद तो उस इंसान ने स्टेरॉइड पे चीज़ें की है, और उनको देख के, उनकी स्टाइल को देख के, उनके स्टांस को देख के, पूरी जो बात है, पूरी जो टॉक्स हैं वर्ल्ड क्रिकेट में, खासकर इंडियन क्रिकेट में 200 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करने का मिडिल ओवर्स में, वो पूरा बदल चुका था। बहुत बड़ा क्रेडिट इसको सूर्य कुमार यादव को जाता है। उस इंसान ने लोगों की सोच बदली है, लोगों की आइडियाज़ को बदला है कि नहीं, अब हम ऐसी क्रिकेट नहीं खेलेंगे जहाँ पे हम 120 या 130 या 140 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करें मिडिल ओवर, 7 से 15 ओवर,
हम 7 से 15 ओवर को पूरा यूटिलाइज़ करेंगे पूरे तरीके से, उसको बैश कर देंगे पूरी तरीके से कि जो आखिरी के बैट्समैन आ रहे हैं वो बस चैनल कर लें और हम आसानी से 200 के ऊपर की बात करने लगे हमेशा। तो अब दूसरी तरफ की बात सुनते हैं, जो काउंटर आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, वो ये कहते हैं कि लास्ट 18 से 24 महीने जो बैटिंग में कंसिस्टेंसी नहीं थी, IPL 2026 भी फ्लॉप गया है, इंटरनेशनल में भी एवरेज बहुत ज़्यादा गिर गई है। सेलेक्टर्स ऑफ कोर्स फ्यूचर प्लानिंग करते हैं और नेक्स्ट 2 साइकिल में यंग ब्लड लाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए वैभव सूर्यवंशी का इंक्लूजन किया गया है। स्काई को लॉन्ग लिस्ट से भी हटाया गया है, जहाँ पे एशियन गेम्स के लिए भी मतलब लार्जेस्ट टीम में भी वो नहीं है। दूसरा, टीम बैलेंस और मेरिट की बात की जाए, अगर क्रिकेट किसी भी तरीके का, खासकर GG एरा में क्रिकेट मेरिट पे चल रहा है, मुझे लगता है ऐसा। और अगर का भी यही सेम अंडरस्टैंडिंग है कि अगर रन्स नहीं आ रहे हैं तो जगह देनी पड़ेगी बेटर परफॉर्मिंग प्लेयर्स को। श्रेयस अय्यर कैप्टनसी में इंप्रेसिव रहे हैं, ऑफकोर्स पिछले 2 साल से लीडरशिप के लिए रेडी रहे हैं। यंगस्टर्स को चांस देना हमेशा टीम को एक फ्रेश एनवायरनमेंट देता है। एज फैक्टर भी -36 है, तो लॉन्ग टर्म के लिए भी नहीं सोचा जा सकता। तीसरा जो है, प्रेसिडेंट और टफ कॉल्स लेना बहुत ज़रूरी होता है। इंडियन क्रिकेट में पहले भी हुआ है, लेजेंड्स को फॉर्म के हिसाब से ड्रॉप किया गया है। रोहित शर्मा की ODI कैप्टनसी हटा दी गई। सेलेक्टर्स का काम है टीम को पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग बिल्ड करना और उसके इमोशंस नहीं बीच में आने देने चाहिए। वर्ल्ड कप जीतना बहुत बड़ी बात थी, लेकिन फ्यूचर के लिए परफॉर्मेंस मैटर बहुत ज़्यादा करता है। जो प्रोलॉन्ग स्लम्प होता है उसको इग्नोर नहीं कर सकते, और ये बात सही भी है। मुझे ऐसा लगता है दोनों साइड के स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स हैं। एक तरफ लॉयल्टी और पास्ट ग्लोरी की बात है, दूसरी तरफ परफॉर्मेंस और फ्यूचर को देखते हुए चीज़ें ली गई हैं। BCCI ने फ्यूचर पे फोकस किया है, रीबिल्डिंग विद द यूथ का एक नारा लेके वो मुझे लग रहा है चल रहे हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन पे, टाइमिंग पे सवाल उठ सकते हैं। वर्ल्ड कप के तुरंत बाद इतना बड़ा चेंज थोड़ा शॉकिंग लगता है। आप थोड़ा समय और दे सकते थे। मुझे लगता है, मैं मानता हूँ कि उनका IPL में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं गया, IPL पे उनको लेकर डिसीजन लिए भी नहीं गए हैं, पर ऐसा मेरा मानना है कि फॉर्म जो था वो फॉर्म स्लम्प है वो एक रियल बात है, लेकिन स्काई जैसे प्लेयर को एक लास्ट चांस डोमेस्टिक क्रिकेट में मिल सकता था। फिर डिसीजन लेना बेटर होता कि क्या उनको किस तरीके का अपॉर्चुनिटी टीम में मिलना चाहिए कि नहीं। कि इस मादे का खिलाड़ी जिसने अपनी आसपास के, मन भी तो बहुत बड़ी चीज़ होती है कि एक खिलाड़ी अपने आप को कैरी कैसे कर रहा है। सूर्य कुमार यादव पिछले 5-6 साल में जितने भी बड़े क्रिकेटर्स आए हैं उसमें सबसे बेहतरीन तरीके से अपने आप को कैरी किया है। किसी भी तरीके की चीज़ें उन पर हावी नहीं होती है, मन पे खासकर। ये डिसीजन टीम को मुझे लगता है एग्रेसिव और यंग बनाएगा, लेकिन एक्सपीरियंस प्लेयर्स का वैल्यू भी कम नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर वो लौटते हैं किसी भी तरीके से तो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा मुझे लगता है टीम के लिए, कि ऐसे खिलाड़ी का होना टीम में बहुत ज़रूरी है। डिस्पाइट व्हाट फॉर्म ही इज़ इनटू, द काइंड ऑफ थिंग्स ही कैन इंगेज टू एज अ बैटर, इफ़ ही कुड चैनल ऑफ, आई फील दैट ही इज़ द नंबर 1 क्रिकेटर इन T20Is इवन नाउ। ये था एक डिटेल्ड लेवल का एनालिसिस मुझे लगता है, पर देखते हैं आगे ये टीम कैसा करती है। और बेस्ट ऑफ लक कि जिस तरीके से टीम की फॉर्मेशन हुई, अच्छे क्रिकेटर्स, अच्छे फिटिंग्स को अब किया जाएगा, क्योंकि अब वैभव सूर्यवंशी भी, अभिषेक शर्मा भी, सैमसन भी, सब लोग अब उस कोड में रहेंगे ओपनिंग के स्लॉट पे। तो कैसे उसको फिक्स किया जाएगा और कहाँ पे अय्यर अपने आप को देख रहे हैं। अय्यर तीसरे नंबर पे आ रहे हैं कि चौथे नंबर पे आ रहे हैं। मुझे लगता है कि अय्यर को चौथे नंबर पे ही आना चाहिए, सैमसन को ओपन और अभिषेक शर्मा को नहीं छेड़ना चाहिए, और मुझे लगता है कि फ्लोटर की तरह यूज़ करना चाहिए वैभव सूर्यवंशी को तीसरे नंबर पे। फिर देखते हैं कैसे टीम की फॉर्मेशन होती है। एक बॉलर है जिसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, वो है आकिब नबी। 20 विकेट लिए गए हैं। दिलीप वेंगसकर अभी बहुत नाराज़ भी थे कि जिस तरीके से उनका इंक्लूजन नहीं लिया गया। अब मतलब उनका कहना था कि अब और क्या करें कि टीम में इंक्लूजन हो पाए। मुझे लगता है कि आकिब नबी का बहुत बड़ा रोल होता अगर सिराज हट जाए तो। उनको लाना चाहिए टेस्ट में भी, और उनको T20Is में एक मौका उनको देना चाहिए। जिस तरह के खिलाड़ी हैं, जिस तरह की प्रतिभा उन्होंने प्रेजेंट की है, और जो निब है उनके पास वो मोहम्मद शमी वाला, और जिस तरीके की क्लास है उनके पास, डेफिनेटली उनको वो मौका मिलना चाहिए। अगर वो अपनी लेंथ को पकड़ पाएँ, जो अभी IPL में उनकी थोड़ी सी आगे पीछे हो रही थी, अगर वो अपनी लेंथ को पकड़ पाएँ और एक ही लेंथ पे टप्पे, एक सिक्के पे, जैसे जॉर्ज हेजलवुड के फॉर्मूले पे वो बॉलिंग कर पाएँ, मुझे लगता है कि वो बॉलर बहुत खतरनाक है, क्योंकि बॉल पड़ने के बाद बहुत तेज स्किड करती है उनकी। अच्छा एक्शन है, बहुत स्मूथ एक्शन है, बॉल पड़ती है अच्छी लेवल पे। बस अपनी कंसिस्टेंसी पे अगर काम करें लेंथ पे, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी हम आने वाले समय में चीज़ें देख सकते हैं आकिब नबी से भी।